जय हिंद साथियों। वेलकम टू मोक मास्टर चैनल, जहां पर हम रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी ये क्लास यानी कि जनरल साइंस पर आधारित है। यहाँ पर हम बेसिक क्वेश्चन लेवल के साथ पढ़ेंगे और इनको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारी इस फर्स्ट क्वेश्चन जो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो क्वेश्चन 1 हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, या ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, या ऑप्शन सी अवतल लेंस, या ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो किसका उपयोग होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर यानी कि ऑप्शन डी कौन सा उत्तर है, ऑप्शन डी उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। जो सरल सूक्ष्मदर्शी में ये उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो ये इसे जेबी सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस का इस्तेमाल होता है, एक ही लेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में, जो सरल सूक्ष्मदर्शी में है उसमें लेंस के करीब रखे जाने पर उससे वस्तुएं बड़ी दिखती है। तो कैसी दिखती है, ये वस्तुएं बड़ी दिखती है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही एकल लेंस होता है जो आवर्धन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आवर्धन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 हमारा एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस होता है, ये कैसा होता है। ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई का, या ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, या ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है, तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। किनारे की अपेक्षा में बीच में ये मोटा होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है, ये किनारे की अपेक्षा में जो बीच में ये मोटा होता है, तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम उत्तल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। उत्तल लेंस जो लेंस के बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, किनारों पर ये पतला होता है। यह प्रकाश की किरणों पर एक ही बिंदु पर अभिसरित करता है, इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस के बारे में, जैसे ये प्रकाश की किरणों को अपनी मुख्य धुरी के समांतर अभिसरित करता है। उत्तल लेंस के किनारे अंदर की बजाय बाहर की ओर मुड़ी जाते हैं, ये अंदर की बजाय ये बाहर की ओर मुड़े जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब ये कैसा होता है। ऑप्शन ए वास्तविक होता है, या ऑप्शन बी काल्पनिक होता है, या ऑप्शन सी कभी वास्तविक तो कल ही काल्पनिक होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रतिबिंब कैसा होता है समतल दर्पण द्वारा, तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि कौन सा हो सकता है, तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये काल्पनिक होता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब ये काल्पनिक होता है, तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी भी होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर आकार का सेम साइज का भी होता है, तो इसलिए हमें इसे काल्पनिक कहते हैं। साथ ही प्रतिबिंब वस्तु के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। और आभासी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता है। आभासी का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता है। सीधा का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु के समान दिशा में बनता है, यानी अगर वस्तु सीधी है तो प्रतिबिंब भी सीधा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 4, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर। तो ऑप्शन ए सीधा होता है, या ऑप्शन बी उल्टा होता है, या ऑप्शन सी तिरछा होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन
ए इज द राइट आंसर, ये सीधा होता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा सीधा होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 5, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संक्षारण, या ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण, या ऑप्शन सी पानी चढ़ाना, या ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? जो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। जो से लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे गैल्वेनीकरण क्या है। तो गैल्वेनीकरण ये है कि इसे हम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे को स्टील की सतह पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, इसलिए इसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ये क्यों किया जाता है? तो इसकी प्रक्रिया ये है कि इसे लोहे को जंग की रस्ट से बचाने के लिए किया जाता है। जैसे लोहे को जंग लग जाती है, तो उससे बचाने के लिए ये किया जाता है। कि ये कैसा होता है? जो जिंक की परत लोहे की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाई जाती है, एक जो सुरक्षात्मक परत बनाई जाती है जो लोहे को ऑक्सीजन और नमी से संपर्क करने से रोकती है, इसलिए उसे अगर ये नहीं हुआ तो उसे रस्ट चढ़ती है, इसलिए इसे गैल्वेनीकरण किया जाता है, जिससे उसे जंग नहीं लगती है। गैल्वेनीकरण करने से उसमें जंग नहीं लगती है। तो ऑप्शन ये इसके बारे में है, गैल्वेनीकरण, इसलिए इसे गैल्वेनीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 6, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, उससे बने यौगिक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए सहसंयोजी, या ऑप्शन बी आयनिक यौगिक, या ऑप्शन सी कार्बनिक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये उसे आयनिक यौगिक कहा जाता है। आयनिक यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, आयनिक यौगिक के बारे में। जैसे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले यौगिक, उसे हम आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ये यौगिक तब बनते हैं, ये कब बनते हैं? जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का होता है, जिसमें आयन धनात्मक या ऋणात्मक आवेश वाले परमाणु समूह या समूह बनाते हैं। उदाहरण ये है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, जहाँ सोडियम मतलब Na एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन यानी कि धनात्मक आयन बनाता है, और क्लोरीन जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाता है। तो ये सोडियम क्लोराइड बनता है, मतलब NaCl। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 7, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए श्वेत, या ऑप्शन बी पीला, या ऑप्शन सी हरा, या ऑप्शन डी काला। तो जो सिल्वर क्लोराइड है उसका रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि श्वेत। ये सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ये श्वेत होता है। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। तो चलिए सिल्वर क्लोराइड के बारे में पढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है, मतलब श्वेत होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में यह ग्रे हो जाता है। तो ये जो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? यह ग्रे हो जाता है। तो ये आप पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए। जो सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है, हमेशा सफ़ेद ही होता है, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश में आने की वजह से वो ग्रे हो जाता है। यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, जिसका मतलब क्या होता है? जब यह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, तो यह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो जब यह प्रकाश के संपर्क में आता है, तो यह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, जिसका रंग ये ग्रे हो जाता है।
मतलब ये वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाने की वजह से उसका रंग ग्रे हो जाता है। तो आप ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 8 सॉरी। कुटपाद में किसका पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? जो कुटपाद है वो किस में पाया जाता है? कुटपाद मतलब सूडोपीडिया। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है? सूडोपोडिया अब प्रेजेंट किस में होता है? ऑप्शन ए पैरामीशियम, या ऑप्शन बी यूग्लिना, या ऑप्शन सी अमीबा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी अमीबा में होता है। सूडोपीडिया ये किस में होता है प्रेजेंट? या अमीबा में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। तो चलिए कुटपाद के बारे में पढ़ते हैं, मतलब सूडोपीडिया। कुटपाद सूडोपीडिया मुख्य रूप से अमीबा में जैसे एककेशीय जीव में पाए जाते हैं। तो अमीबा में जैसे अमीबा कैसा ही है, एककेशीय जीव है, तो उसमें ये पाया जाता है। जिनका उपयोग वो किस लिए करते हैं? गति करने में और भोजन को पकड़ने के लिए किया जाता है। मतलब वो गति करने के लिए मूवेबल एंड भोजन को पकड़ने के लिए किया जाता है उसका उपयोग। तो कुटपाद का उपयोग वो किस प्रकार से किया जाता है? वो गति करने के लिए और भोजन को पकड़ने के लिए किया जाता है। कुटपाद का कार्य क्या है? तो कुटपाद का कार्य यही है जो मैंने आपको बताया था अभी। अस्थायी उंगली जैसे आभार होते हैं जो कोशिका के बाहर निकलते हैं। तो कुटपाद का कार्य क्या है? अस्थायी उंगली जैसे आभार होते हैं और जो कोशिका के बाहर निकलते हैं। कुटपाद कुछ अन्य प्रोटोजोआ में भी पाया जाता है। मतलब वो कुटपाद जो है सूडोपीडिया ये प्रोटोजोआ में भी पाए जाते हैं, जैसे कि एम्बिना। तो इसका एक एग्जाम्पल है, एम्बिना में भी पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। जो मनुष्य में वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी। वो संबंधित है, वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पोषण से, या ऑप्शन बी श्वसन से, या ऑप्शन सी उत्सर्जन से, या ऑप्शन डी परिवहन से। तो जो मनुष्य में वृक्क से संबंधित क्या हो सकता है नीचे दिए गए ऑप्शन में से? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये उत्सर्जन से संबंधित है। किडनी जो मनुष्य में वृक्क से संबंधित क्या है? उत्सर्जन। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। तो चलिए किडनी के बारे में पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। तो उत्सर्जन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। यह रक्त को फिल्टर करता है। तो रक्त को क्या करता है? ये फिल्टर करता है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को यह बाहर निकालने में मदद करता है। वृक्क से जुड़ी कुछ और बातें, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट और भी बातें हैं। जैसे वृक्क को गुर्दा भी कहा जाता है। वृक्क को क्या कहा जाता है? ये गुर्दा भी कहा जाता है। वृक्क गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। ये कैसे होते हैं? गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। वृक्क नेफ्रॉन नामक उप इकाई से बनाया होता है। नेफ्रॉन नामक उप इकाइयों से बने होते हैं। वृक्क रक्त से बैक्टीरिया को हटाते हैं। ये बैक्टीरिया को भी हटाते हैं रक्त से। रक्त में जो बैक्टीरिया होता है उसमें उसको हटाते हैं। वृक्क अतिरिक्त तरल पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। वृक्क अगर खराब हो जाए तो डायलिसिस से गुजरना पड़ता है। ये किससे? डायलिसिस से गुजरना भी पड़ जाता है। जैसे ये किडनी अगर ख़राब हो जाए तो ये डायलिसिस से भी गुजरना पड़ता है। डायलिसिस मशीन की मदद से रक्त को फिल्टर कराता है और शुद्ध करता है। फिल्टर करता है और शुद्ध भी करता है, मतलब वही होता है डायलिसिस में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 10। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो किससे बाहर निकलता है? ऑप्शन ए हमारा जल से, या ऑप्शन बी CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन सी ग्लूकोज से, या ऑप्शन डी इनमें से सभी से। क्या ये ऑक्सीजन बाहर निकलता है? ये सभी से निकलता है बाहर। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज़ द राइट आंसर। ये जल से निकलता है तो ऑप्शन हमारा ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करते हैं। तो पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये अवशोषित करते हैं। पौधे पर्णरहित और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज को निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन सहोत्पाद में के रूप में निकलती है। ऑक्सीजन अणु पौधे रंध्र पत्रियों के नीचे या तने बाहर छोटे छिद्रों के माध्यम से निकलते हैं। ऑक्सीजन के अणु पौधे के रंध्र पत्तियों के नीचे या तने के बाहर छोटे छिद्रों के माध्यम से निकलते हैं। तो चलिए इसके बारे में आप पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन हमारा 11, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो कौन सा मान क्षारक विलयन का देता है पीएच का? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर तो कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट यानी कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है डी, मतलब 13 देता है। तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 12, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो किसी भी उदासीन का विलयन पीएच मान कौन सा हो सकता है? पीएच मान कैसा होता है उदासीन का? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन ए 5 या ऑप्शन बी 7 या ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 7 से अधिक। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर उदासीन का पीएच मान कौन सा होता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि 7 इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा 13, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक कौन सा होता है? ऑप्शन ए ओम या ऑप्शन बी कूलाम या ऑप्शन सी वोल्ट या ऑप्शन डी एम्पियर। तो कौन सा हो सकता है राइट आंसर यहाँ पर हमारा विभवांतर? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक कौन सा होता है? मतलब ऑप्शन सी वोल्ट इज द राइट आंसर। तो चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। विभवांतर को कैसे परिभाषित किया जाता है? जो दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर के रूप में ये उसे परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव को एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के में किया गया कार्य को रूप में परिभाषित किया जाता है। तो उसको किस भाषा में परिभाषित किया जाता है? मतलब एक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में धन आवेश के किए गए कार्य को रूप में परिभाषित किया जाता है। विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है, जिसमें 1 जूल प्रति कूलाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 14, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए हीलियम या ऑप्शन बी क्रोमियम या ऑप्शन सी यूरेनियम या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा आवश्यक होता है नीचे दिए गए ऑप्शन में से? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूरेनियम इज द राइट आंसर। ये यूरेनियम की आवश्यकता होती है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम मतलब 235 और प्लूटोनियम 239 जैसे नाभिकीय ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल भी किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा जो प्राप्त करने के लिए उसे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जैसी प्रक्रियाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का भी उत्पादन किया जा सकता है। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय रिएक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर का इस्तेमाल भी किया जाता है। नाभिकीय जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा से उसमें नाभिकीय रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। जैसे फूल में फ्लावर में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए पुंकेसर या ऑप्शन बी अंडक या ऑप्शन सी वर्तिकार्ग या ऑप्शन डी वर्तिका। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट यानी कि कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए ये पुंकेसर होता है। जो फ्लावर में मतलब फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है उसे हम पुंकेसर कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे फूल में नर प्रजनन अंग को हम पुंकेसर मतलब स्टैमेन कहते हैं, जो परागकोश एंथर और तंतु फिलामेंट से बना होता है। तो जो पुंकेसर मतलब स्टैमेन वो किससे बना होता है? ये परागकोश और तंतु मतलब फिलामेंट से बना होता है। पुंकेसर फूल का नर प्रजनन अंग है। ये फूल का नर प्रजनन अंग है जिसे एड्रोसियम भी कहा जाता है।
जिसे हम एंड्रोसियम भी उपनाम है इसका, एंड्रोसियम भी कहा जाता है। परागकोश मतलब एंथर, पुंकेसर का वह भाग होता है जो परागकणों और परागकणों का उत्पादन करता है, प्रोड्यूस करता है, मतलब परागकणों का ये प्रोड्यूस करता है। परागकोश तंतु फिलामेंट, परागपोषण का धारण करने वाला एक लंबा पतला तना, मतलब परागकोश को धारण करने वाला एक लंबा एक पतला तना होता है, उसे हम फिलामेंट कहते हैं। परागकण ये नर युग्मक मेल गैमेट्स होते हैं। ये परागकण क्या होता है, ये नर युग्मक मतलब मेल गैमेट्स होते हैं जो परागकण पॉलिनेशन के माध्यम से मादा प्रजनन अंग तक पहुंचते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 16, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, जो विद्युत बल्ब में तंतु होता है अंदर, वो किससे बना होता है? ऑप्शन ए लोहे का, या ऑप्शन बी तांबे का, या ऑप्शन सी टंगस्टन का, या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का। तो वो किस चीज़ से बना होता है, किस धातु से बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु। ये किस चीज़ से बना होता है, किस धातु से? मतलब ये ऑप्शन सी टंगस्टन का बना होता है। तो चलिए टंगस्टन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन नामक धातु से बना होता है। जो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वे ये विद्युत टंगस्टन धातु से बनता है। इसे हम फिलामेंट भी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट भी कहते हैं। टंगस्टन एक कैसे धातु है? ये मिश्र धातु है। टंगस्टन के फायदे होते हैं तो उसके बारे में, टंगस्टन में बहुत बेहतर विद्युत चालकता होती है। ये उसमें क्या होता है? बेहतर विद्युत चालकता होती है, कंडक्टिविटी। यह एक बेहतरीन थर्मल कंडक्टर के रूप में कार्य करता है, थर्मल कंडक्टर के रूप में कार्य करता है। शुद्ध रूप में सभी धातुओं में टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो टंगस्टन का सबसे गलनांक पॉइंट ये सबसे अधिक होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टंगस्टन का सबसे गलनांक पॉइंट सबसे अधिक होता है। इसकी प्रतिरोधकता भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी प्रतिरोधकता भी ज़्यादा होती है, इसलिए यह आसानी से नहीं जलता है। तो इसलिए यह आसानी से भी जल नहीं सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 17, एक स्वस्थ आंख की अधिकतम दूरी बिंदु होता है। जो एक स्वस्थ आंख की दूरी अधिकतम दूरी बिंदु पॉइंट कितना हो सकता है? ऑप्शन ए 25, या ऑप्शन बी 250 सेंटीमीटर, या ऑप्शन सी अनंत, या ऑप्शन डी 500 सेंटीमीटर। तो कितना दूरी हो सकती है, दूरी बिंदु हो सकता है अधिकतम एक स्वस्थ आंख की? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि कौन सा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये अनंत होती है। जो एक स्वस्थ आंख की अधिकतम दूरी बिंदु कौन सा हो सकता है? अनंत हो सकता है, मतलब वो जिस सबसे दूरी तक देखा जा सकता है अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, मतलब ये दूर बिंदु अनंत पर होता है एक स्वस्थ आंख का, जिसके अर्थ है कि आप बहुत दूर की वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मतलब आप बहुत दूर की, मतलब दूरी कितनी भी हो उस वस्तु की, हम उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दूर बिंदु मतलब फार पॉइंट वह सबसे दूर की दूरी है, दूरी जिस पर कोई व्यक्ति बिना किसी प्रयास के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसे हम दूर बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 18, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, या ऑप्शन बी पारा, या ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो कौन सा धातु होता है कमरे के ताप पर द्रव? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये ब्रोमीन अधातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर ए, यानी कि ब्रोमीन। तो चलिए ब्रोमीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है, तो एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो ये द्रव अवस्था में होता है कि यह एक हैलोजन तत्व है और आवर्त सारणी के 17वें समूह में आता है। तो यह ब्रोमीन आवर्त सारणी में ये 17वें समूह में आता है, 17वें समूह में, और ये एक हैलोजन तत्व है, यह एक अधातु है। तो यह एक अधातु है, यह आवर्त सारणी के दो ऐसे तत्वों में एक है जो कमरे के तापमान पर द्रव होते हैं। और दूसरा तत्व कौन सा होता है जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है? एक होता है ब्रोमीन और दूसरा तत्व है जो है मरकरी। यह मरकरी, लेकिन जो अधातु है ये ब्रोमीन है और जो एक धातु है ये एक मरकरी है। तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए हरे पौधे, या ऑप्शन बी नील हरित शैवाल, या ऑप्शन सी जंगली जानवर, या ऑप्शन डी फूल और पत्ते। तो किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि जंगली जानवर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जो निम्नलिखित मतलब इन ऑप्शन में से सबसे राइट आंसर कौन सा है? उपभोक्ता की श्रेणी में हम जंगली जानवरों को रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन 20, कवक में पोषण की विधि कौन सी होती है? तो कवक में पोषण की विधि कौन सी होती है? ऑप्शन ए स्वपोषी, या ऑप्शन बी मृतजीवी, या ऑप्शन सी समभोजी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। तो कवक में पोषण की विधि, तो जो पोषण विधि होती है कवक में, उसमें वो कौन सी होती है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये मृतजीवी होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब कवक में पोषण की वृद्धि मृतजीवी होती है, उसे हम सेप्रोटिक कहते हैं, जिसका अर्थ है मृत या सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण, ये सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए हम मृतजीवी उसे पोषण विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए रोटी पर फंगस, जैसे रोटी पर फंगस लगने या किसी मृत पेड़ की तना पर उगने वाले कवक, तो इसके उदाहरण हैं मृतजीवी के उदाहरण। विषमपोषी, कवक विषमपोषी होते हैं। ये कैसे होते हैं? विषमपोषी भी होते हैं, जिसका अर्थ है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वो मतलब उसका अर्थ होता है ये भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि कार्बनिक कार्बन के अन्य स्रोतों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है।